Assalamu alaikum. Today we're going to talk about CSS screening test, MPT. We are going to discuss its pattern as given by FPSC, its content as given by FPSC. FPSC has given a practice paper which we can consider as a sample paper or a model paper for screening test or MPT. We are going to discuss that in detail, and we're going to discuss other important things which will be very helpful for you people in exams, inshallah. Because students, candidates, they commit such blunders and mistakes in exam that afterwards they repent those mistakes. Today, inshallah, I will try my best कि इन चीज़ों पे आपको क्लैरिटी दूं और आपकी कंफ्यूजन दूर हो। एकेडमी ने इस ब्यूरोक्रेट एकेडमी ने मुझे ये कहा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इस पे थोड़ा सा टाइम ले दें, इस पे जरा क्लैरिटी दे दें स्टूडेंट्स को, बिकॉज स्टूडेंट्स इस चीज़ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परेशान हैं और वो चाहते हैं कि इस पे क्लैरिटी हो कि किस तरह एमपीटी का टेस्ट आएगा और किस तरह उन्होंने इसको अटेम्प्ट करें। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस पे मैं आपको हेल्प कर सकूँ और आपको आपकी जो कन्फ्यूजन है उनको मैं दूर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह ये मैं इस क्लास में let us discuss the content, syllabus and pattern of CSS screening test or MPT. I am going to share the practice paper with you people and we will be discussing all the important things in detail. काफी लोगों ने ये पेपर देखा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है इसके कंटेंट का और उनको नहीं पता कि एफपीएससी जो है वो क्या इसमें पूछने जा रही है इस आपके इस साल के स्क्रीनिंग टेस्ट में, इससे फायदा उठाएंगे। ये है आपका प्रैक्टिस पेपर जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया था। टाइम अलाउड होगा आपको 200 मिनट्स, मार्क्स इसके हैं 200 एमसीक्यूज हैं। इंस्ट्रक्शन काफी स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शन का नहीं पता। आपको दो आंसर बुक्स जो हैं वो आपको दी जाएंगी, लाइक उसकी जो आंसर शीट है उसके दो हिस्से होंगे, दो शीट्स होंगी उसकी, एक पिंक और दूसरी ब्लू। जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो जो पिंक वाली आंसर शीट होगी वो आपने वहां पे एफपीएससी के इन्विजिलेटिंग स्टाफ को दे देना, वापस कर देना, और जो ब्लू वाली आंसर शीट होगी वो आपने अपने साथ वापस ले आनी है, ठीक है। बिकॉज उस पे आपके सारे आंसर्स होंगे जिस तरह पिंक पे होंगे, ब्लू पे भी वैसे होंगे, क्योंकि वो कार्बन कॉपी टाइप आप कह लें। तो जब आप शाम को एफपीएससी ने आंसर की अपलोड करनी है एफपीएससी वेबसाइट पे, तो आप उस ब्लू शीट की हेल्प से अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। आपको उसी दिन शाम को, टेस्ट वाले दिन शाम को आपको अपने रिजल्ट का पता चल जाएगा। हालांकि वो रिजल्ट जो है वो बाद में उन्होंने अपलोड करना है ऑफिशियली, लेकिन आपको की को जो एफपीएससी ने देनी है उसको मैच करेंगे अपनी ब्लू आंसर शीट के साथ, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक है कितने गलत। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो आंसर्स हैं, ये बॉक्सेस आपने वहां पे फिल करने हैं, वो बड़े आपने ध्यान से करने हैं, अप्रोप्रिएट तरीके से करने हैं। ये एफपीएससी ने आपको रिकमेंड किया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप कोई गलत आंसर देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो दैट क्लियरली मींस कि आपको सारे आंसर्स वहां पे अटेम्प्ट करके आने चाहिए, चाहे गलत हो या सही, छोड़ना आपने कोई नहीं। और दूसरा एफपीएससी ने आपको कहा है कि आप रोल नंबर, अपना नाम वगैरह क्वेश्चन बुकलेट पे ना लिखें, इससे एक बैड इंप्रेशन जाता है और ऐसे लगता है कि आप जो है वो करप्शन करना चाह रहे हैं और आप जो एग्जामिनर है उसको आप लाइक ब्राइब करना चाह रहे हैं। कटिंग आपने नहीं करनी, ये जो पॉइंट्स हैं ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कटिंग आपने नहीं करनी, ठीक है, और करेक्शन नहीं करनी, और एक आंसर में आपने एक ही बॉक्स को फिल करना है। अगर आप एक से ज्यादा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत कंसिडर होगा, ठीक है। लेड पेंसिल आपने यूज नहीं करनी, आपने या बॉल पॉइंट यूज करनी है ब्लैक कलर की, कोई और कलर भी यूज ना करें। मार्कर अवॉइड करें, बिकॉज मार्कर की जो इंक होती है वो स्प्रेड करती है, और लेड पेंसिल भी आपने यूज नहीं। तो बॉल पॉइंट का जो इस्तेमाल है वो रिकमेंडेड है, ठीक है। और उसके बाद जो एबिलिटीज का आपका पोर्शन होगा उसके लिए आप मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, सेल फोन, कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, कैलकुलेटर वगैरह, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय एफपीएससी। ऐसी कोई चीज लेके ना जाएं, एक मैच्योर और सीरियस तरीके से आप अपना एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करें और बाकी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको कामयाबी दे।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी। उसके बाद हम कंटेंट को डिस्कस करते हैं। ये आपका कंटेंट है, ठीक है। इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, और जो आपने इसमें टोटल 5 सेक्शंस हैं आपके, ठीक है। तो उन 5 सेक्शंस में डिफरेंट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज आएंगे। सेक्शन नंबर 1 में यू हैव इस्लामिक स्टडीज, 20 मार्क्स के। यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज के 20 एमसीक्यूज होंगे, जो इंग्लिश में भी आपके सामने होंगे और उर्दू में भी। तो जिसमें आपको ज्यादा समझ आए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसको पढ़ के आप, क्योंकि उनके ऑप्शन सेम होंगे, आप बॉक्स को फिल करें अपनी आंसर शीट पे, ठीक है। तो ये 20 एमसीक्यू जो हैं ये आपके होंगे इस्लामिक स्टडीज के सेक्शन 1 में। ये एकेडमी ने आपको इसकी तैयारी करवाई हुई है। मेरे ख्याल में कोई 1000 या उससे ऊपर ही एमसीक्यूज होंगे कम से कम, जो इस्लामिक स्टडीज की एकेडमी आपको यहाँ पे तैयार करवा चुकी है, ठीक है। और उसके टेस्ट भी आपसे उन्होंने लिए हैं, मॉक टेस्ट भी। तो प्लीज उनको रिवाइज करें और मजीद भी करने की कोशिश करें। अगर आपने किए हैं तो उनको रिवाइज करें, अगर नहीं किए तो उसको मजीद करने की कोशिश भी करें। फिक्स कर लें अपना टाइम, एक दिन में कोई 3-4 घंटे आप दे दें इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज को, तो आपकी अच्छी खासी आपकी रिविजन हो जाएगी इसकी। ओके, लेट्स मूव अहेड। फिर इस्लामिक प्रैक्टिसेस, और फिर जो दूसरी जो चीजें हैं, और खास तौर पे कुरान पाक की जो सूराज हैं और उनके मतलब वो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 उर्दू। 20 मार्क्स आपके उर्दू के होंगे। इसका मतलब भी स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन थी, तो अभी इंशाल्लाह यहाँ पे दूर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू एफपीएससी पहले आपको आएंगे मुतरादिफ अल्फाज व्हिच मींस सिनोनिम्स। जिस तरह ये एक वर्ड है, उसके आगे 4 ऑप्शन है, आपने इसका सिमिलर मीनिंग का वर्ड आपने यहाँ से जो है वो उसका बॉक्स फिल करना है अपनी आंसर शीट पे। सादिक का सिनोनिम क्या बनेगा, मुतरादिफ क्या बनेगा, अमानतदार, सच्चा, दयानतदार, पाकबाज। तो सादिक का जो सिनोनिम बनता है उर्दू में, मुतरादिफ जो बनता है वो है सच्चा, बी। तो आप वहां पे बी को टिक करेंगे। इसी तरह फिर नेक्स्ट आपके पास है जुल्मत। ऑप्शन है आपके पास तरीकी, ए बी गुर्बत, सी मजलूम, डी मकतूल। तो जुल्मत का जो मुतरादिफ बनता है उर्दू में वो है तरीकी, ए। तो ये आप इसी तरह 23rd का अगर आप देखें रगबत का, ऑप्शन हैं ए जरूरत, बी नमाइश, सी ख्वाहिश, और डी जो है वो दिखावा, ठीक है। तो इसी तरह आपने विसाल, तस्खीर, पुख्ता, उजलत, सबके आगे ऑप्शन दिए गए, तो आपने वो चूज करना है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम आप लोगों के लिए नहीं होगा, इंशाल्लाह यू कैन डू इट। प्रैक्टिस इसकी थोड़ी सी कर लीजिएगा। देन यू हैव उर्दू के सेक्शन में आपके पास वो ए था, ठीक है, ये इसका सब पार्ट था ए, एंड देन यू हैव अनदर सब पार्ट बी, दिस वन। इसमें आपके पास यहाँ पे उसने कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 30 सेकंड आप देखें, मुसीबत में किसी के डैश आना भी नेकी है। आपके पास ऑप्शन है पास, ए पास, बी काम, सी घर, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है काम आना। तो आप बी को वहां पे बी के बॉक्स को आप फिल करेंगे 30 सेकंड में। ये आपने सीक्वेंस भी याद रखना है, ये नहीं करना कि आप 30 सेकंड की जगह पे वहां पे 33rd में उसका बी फिल कर दें। अगर आपका ए का सीक्वेंस खराब हो गया तो नेक्स्ट भी आपके काफी खराब हो जाने, और आपने आंसर्स आते हुए भी आप अगर इस तरह की गलतियां करेंगे, ब्लंडर्स करेंगे, तो आपके नंबर बहुत कटेंगे। बाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स रो रहे होते हैं, जी मुझे तो आंसर भी आते थे लेकिन मैं सही नहीं वहां पे लिख सका या लिख सकी। तो ये ऐसे काम मत कीजिएगा। सीक्वेंस के साथ जो क्वेश्चन है उसी के आंसर के सामने आपने टिक करना है, ठीक है। ये इस तरह की मिस्टेक्स ना कीजिएगा। देन फिर दुरुस्त जुमला बताएं। आगे ऑप्शन है, आपने दुरुस्त वाला जो है वो चूज करना है। दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें, बात एक ही है, दुरुस्त जुमला बताएं या दुरुस्त जुमले की निशानदेही करें। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये मुहावरा है, इसका आपने देखना है कि इसका मफहूम क्या है। फिर इस तरह के आएंगे, ये सैंपल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, इसी पैटर्न पे आपके ने कहा कि आपका पेपर बनेगा। उसके बाद फिर उन्होंने 2 आपको क्वेश्चन दिए यहाँ पे ट्रांसलेशन के, फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है वो चूज करना है, उसी का बॉक्स आपने फिल करना है। क्या वो बीमार था, इज शी सिक, बी विल ही बी सिक, सी वॉज शी सिक, डी नन ऑफ दी। यहाँ पे इसका आंसर नहीं है, सारे गलत हैं ये। तो ये इसका आंसर बनता था वॉज ही सिक,
वो यहाँ पे है नहीं, तो इसका आएगा डी, नन ऑफ दीज। 40th अगर आप देखें तो लाहौर बागात के लिए मशहूर है, इसका बनता है लाहौर इज फेमस फॉर गार्डन्स। तो आप देखें इसका आंसर है कि यहाँ पे लाहौर वाज नोन फॉर गार्डन्स, लाहौर विल बी नोन फॉर गार्डन्स, लाहौर वर नोन फॉर गार्डन्स। ठीक है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं, क्योंकि इसका आंसर था लाहौर इज फेमस फॉर गार्डन्स या लाहौर इज नोन फॉर गार्डन्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये तीनों ही गलत है। तो इसका क्या आंसर बनेगा फिर? डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, आगे आ जाए। सेक्शन नंबर 3, इंग्लिश। इन इंग्लिश यू हैव वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज एंड कॉम्प्रिहेंशन फॉर 50 मार्क्स। नाउ हियर यू हैव सिनोनिम्स। पार्ट ए जो है वो इंग्लिश के सेक्शन का सिनोनिम्स, 10 सिनोनिम्स आएंगे आपने, जिस तरह उर्दू में आपके पास मुतरादिफ अल्फाज आए हैं, यहाँ पे इंग्लिश में आपके पास सिनोनिम्स हैं। आपने बड़े ध्यान से इनको चूज करना है। अगर आते हो तो फिर तो फौरन टिक करें, बॉक्स फिल करें। अगर ना आते हो तो फिर आप एक और स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं सारे एमसीक्यूज में, टोटल पूरे पेपर में। वो कहीं पे भी अगर आपको मसला बने, अगर आपको ना आता हो आंसर, तो एक स्ट्रेटजी है इलिमिनेशन स्ट्रेटजी। इलिमिनेशन ये होता है कि आपको लेट्स सपोज आंसर नहीं आता एरोगेंट, कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज इसका सिनोनिम है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कंसीडर्ड बनता है इसका, कहेंगे नहीं कंसीडर्ड नहीं है, ये तो नहीं बनता। लाइक इलिमिनेट करते जाते हैं आप। एक ऑप्शन को आपने पहले गलत किया, यार ये तो नहीं हो सकता, बाकी 3 में से भी हो सकता है। फिर आप दूसरे को देखते हैं कि ये हो सकता है, उसको भी आप एलिमिनेट करते हैं। फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से फिर देखेंगे कौन सा उसके क्लोजेस्ट है। इसी तरह आप उनमें से भी एक को एलिमिनेट कर देंगे कि ये नहीं हो सकता, तो बाकी जो आपके पास एक बचेगा वो आप उसको आंसर टिक करेंगे। ये आपने तब स्ट्रेटजी यूज करनी है एलिमिनेशन की, अगर आपको आंसर ना आता हो। अगर आंसर आता है तो फिर फौरन आप उसको टिक करें। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो जो आंसर्स आपको आते हैं 200 में से, उनको सबसे पहले आप टिक कर लें। उनके हर क्वेश्चन के सामने उसका जो आंसर है वो आप टिक करते जाएं। बाकी जो नहीं आते उन्हें आप छोड़ते जाएं, स्किप करते जाएं। उसको एंड पर ही उसको एंड के लिए रखें। जब आप सही वाले कर लें, फिर जो जिनमें आप कंफ्यूज हैं फिर उनको करें, और फिर एंड पे उनको करें, टिक मार करें, बॉक्स लगाएं जो आपको नहीं आते। करने आपने सारे ही हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, जिस तरह पीएमएस केपी के स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है, नंबर आपके कटते हैं, या पीएमएस पंजाब का जो जीके का पेपर होता है उसमें भी आपके नंबर कटते हैं अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। 0.25 मार्क्स कटते हैं, विच मीन्स कि अगर आपके 4 गलत हो गए तो आपका 1 नंबर गया। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। सीएसएस के स्क्रीनिंग टेस्ट में, एमपीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आप ठीक करेंगे उसका नंबर आपको मिलेगा, जो आप गलत करेंगे उसका आपको नुकसान कोई नहीं होगा। 10 आपके हो गए सिनोनिम, फिर 10 आपके एंटोनिम्स हैं पार्ट बी में। ये ध्यान से आपने करना है, बिकॉज समटाइम स्टूडेंट देखे ना 10 आपने सिनोनिम करने हैं यहाँ पे, तो स्टूडेंट को लगता है वो आदी हो चुका है सिनोनिम ढूंढने का, तो समटाइम स्टूडेंट इनके भी सिनोनिम ढूंढ देता है, वो पढ़ता ही नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कर दी हुई है। यहाँ पे आपने एंटोनिम्स ढूंढने हैं, ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान रखिएगा, जरा अपनी आंखें खुली रखिएगा। ये हर क्वेश्चन को, हर उसके पार्ट को पढ़ के आपने अटेम्प्ट करना है। तो 10 ये हो गए। ये वही चीज है जो सीएसएस के मेन एग्जाम में भी आती है। जो सीएसएस का मेन एग्जाम होना है, रिटन एग्जाम, उसमें भी आपको ये आने हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, 20 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पे अब एमपीटी में भी आ रहे हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल कि जो सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट है, एमपीटी है, वो आपके सीएसएस के मेन जो रिटन एग्जाम है उसी में से बना है। ठीक है, उसी में से उसका सिलेबस बना है और उसी में से वो आता है। ठीक है, सिर्फ उर्दू नहीं है उसमें 20 मार्क्स की, बाकी जो सारा इसका कंटेंट है एमपीटी का वो सारा वही है। तो जिस बंदे ने तैयारी की होती है मेन एग्जाम की, ठीक है, जब आप उसकी तैयारी करते हैं तो आपका एमपीटी भी साथ क्लियर होता है उसके कंपल्सरी पेपर्स में से। ठीक है, इंग्लिश ऐसे के अलावा बाकी जो 5 पेपर है उन्हीं में से जो आपका ये है सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है, एमपीटी हो रहा है बाय एफपीएससी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट किया जाए मेन एग्जाम में बैठने से पहले। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। देन यू हैव पार्ट सी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल 61st जो है उसमें वो कह रहा है द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड डाइड यस्टरडे। इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट इज, इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, आप चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद 62nd है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। करेक्ट सेंटेंस आपने चूज करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखें यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे वो इनकरेक्ट चूज करने का कह रहा है।
तो यू कैन नॉट क्लोज योर आईज कि आप इसमें करेक्ट ढूंढ रहे हैं तो इसमें भी करेक्ट ही होगा, नो। नेक्स्ट वन में वो इनकरेक्ट है, आपने क्वेश्चन को रीड करना है पहले, फिर आपने ऑप्शन देखने हैं। यहाँ पे भी इनकरेक्ट ढूंढने का वो आपको कह रहा है 64th में, फिर 65th में वो आपको कह रहा है करेक्ट आंसर को ढूंढने का, बाकी नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। देन यू हैव पार्ट डी। पार्ट डी जो है इंग्लिश के सेक्शन का, उस ये जो सीएसएस के मेन रिटन एग्जाम में इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन का पेपर होता है, उसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंशन आती है तकरीबन 20 नंबर की। वो जरा पैराग्राफ वो पैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इससे कंपैरेटिवली, दिस वन इज अ बिट इजियर। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, रीड इट केयरफुली वंस। फिर नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन हैं, उनको आप रीड करें, ठीक है। फिर दोबारा आप पैसेज को रीड करें, तो फिर आप जब ऑप्शन देखेंगे हर क्वेश्चन के नीचे, तो आप फिर सही ऑप्शन को आसानी से उसका बॉक्स जो है वो आप फिल करते जाएंगे। यू वोंट फेस मच डिफिकल्टी because if you understand the passage carefully, if you comprehend the passage properly, तो आपके लिए आंसर देने बड़े आसान हो जाएंगे, इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। उसके बाद देन यू हैव पार्ट ई, सेलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे उसने आपसे पूछा है कि आपके लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है, काइंड ऑफ दो आपने आमतौर पे एक करना होता है, यहाँ पे 2 करने हैं आपने, तो 2 आपने यहाँ पे चूज करने हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक 2 वर्ड्स वाला एक ऑप्शन है, आपने एक वो चूज करना है, ए बी सी या डी में से। तो इसके बाद ये तो पेयर्स हैं, 5 ये हैं आपके पास। देन यू हैव पार्ट एफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। नाउ हियर यू हैव प्रपोजिशंस, यहाँ पे टिक नहीं करना उन्होंने कहा, ये देखें आंसर शीट में आपने बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। तो ये 5 आपके पास आएंगे यहाँ पे प्रपोजिशंस अकॉर्डिंग टू एफपीएससी, तो आपने इनको यहाँ पे ध्यान से पढ़ के और फिर आपने अपने बॉक्सेस को फिल करना है। देन पार्ट जी है इंग्लिश के सेक्शन का। इंग्लिश के सेक्शन में आपने देखा काफी पार्ट्स हैं, कोई 10 नंबर का है, कोई 5 नंबर का है। आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड में विच मींस वो ऐसा वर्ड जो यहाँ पे फिट नहीं है, जो जिसका कोई कनेक्शन नहीं बनता बाकी वर्ड्स के साथ, ठीक है, जो डिफरेंट है इन चारों में से। आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड, इसमें लाइक ऑड वर्ड कौन सा है? ए कैंटीन, बी डांसर, सी स्टेज, डी मेकअप। अब देखें डांसर का मेकअप के साथ और स्टेज के साथ तो तल्लक है, इन तीनों का आपस में तल्लक है। डांसर आमतौर पर मेकअप करते हैं और स्टेज पे वो डांस करते हैं। कैंटीन का कोई तल्लक नहीं है, बिकॉज कैंटीन इज डिफरेंट। तो कैंटीन को यहाँ पे आप कहेंगे कि ये ऑड वर्ड है, आपने ए जो है वो इसका आंसर आप लाइक चूज करेंगे, उसको उसके बॉक्स को फिल करेंगे 81। 82 में यू हैव 4 ऑप्शन अगेन, रेडियम, रेडियो, ग्रेनाइट एंड डायनामाइट। अब यहाँ पे रेडियम, ग्रेनाइट और डायनामाइट ये सारी जो आपको पता है कि मेटल्स हैं, ठीक है, ये सब्सटेंसेस हैं, लेकिन रेडियो जो है वो इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता है, इसका ये डिफरेंट चीज है। तो यहाँ पे जो ऑड वर्ड है वो रेडियो होगा। तो 83rd में अगर आप देखें, यहाँ पे ए में चेस है, बी में इंजीनियर, सी में लेआउट और डी में ब्लूप्रिंट। अब इंजीनियर आमतौर पे लेआउट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट भी वो बनाते हैं, ठीक है, अपनी जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो चेस का जो ये गेम है उसका यहाँ पे तल्लक नहीं बनता, इन तीनों का आपस में कनेक्शन है, तल्लक है। यहाँ पे चेस जो है वो ऑड वर्ड बनेगा। तो इसी तरह आपने ऑड वर्ड को चूज करना है। आमतौर पर स्टूडेंट्स को इसका नाम मेरे ख्याल में पता ही नहीं काफी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल में कि ये आपने बड़े ध्यान से चूज करने हैं ऑड वर्ड्स, बिकॉज स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन थी इसका मतलब। आई होप इससे क्लियर होगी इंशाल्लाह। देन पार्ट एच, select the correct option. Which of the following sentences is correct? 4 ऑप्शन है, आपने करेक्ट चूज करना है। फिर नेक्स्ट वाला डिफरेंट है, which of the following sentences uses across as a preposition? यहाँ पे 3 सेंटेंसेस में across यूज हुआ है, ठीक है, तो तीनों में across as a preposition किस में यूज हुआ है ये आपने देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर वो पूछा है कि which of the following sentences is correct. नेक्स्ट वाला डिफरेंट है क्वेश्चन, the sky was overcast. The expression implies that, आगे 4 ऑप्शन है। Then फिर नेक्स्ट वाला देखें, like number 90, wearing a helmet when you do any dangerous sport is important, ठीक है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं, आपने ऑप्शन देख के चूज करना है। Then you have, यहां तक हो गए आपके 90 MCQs, 20 हो गए आपके पहला पार्ट इस्लामिक स्टडीज का, फिर उसके बाद सेक्शन 2 में उर्दू के 20 MCQs, देन सेक्शन 3 में इंग्लिश के 50 MCQs, तो टोटल आपके हो गए 90 MCQs।
Then you have section 4, जनरल एबिलिटीज। जनरल एबिलिटीज यहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक है आपके पास, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज, 60 मार्क्स। यहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इस तरह की बेसिक मैथ वाली चीजें हैं। ये मैट्रिक लेवल का या उससे भी कम लेवल का मैथ है। जिस बंदे ने इवन मैट्रिक भी अगर मैथ के साथ किया होगा, वो अगर अपनी चीजों को रिवाइज कर लेगा तो ये वो इससे आसानी से जो है वो इसे कर सकता है। आपने घबराना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को मसला होता है एबिलिटीज के पोर्शन में, मैथ के पोर्शन में उनको लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर पाएंगे। यू कैन डू इट, जस्ट फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, एमपीटी में तो आप आसानी से कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपने कोई उस तरह का उन्हें प्रोसेस करके नहीं दिखाना, आपने सही आंसर ढूंढने। बाकी जो मेन एग्जाम होता है वहां पे आपने प्रॉपर स्टेप्स भी करने होते हैं। यहाँ पे सीएसएस के एमपीटी में आपको उन्होंने ऑप्शन ऑलरेडी दिए होने, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। रफ वर्क आप कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन बुकलेट के एंड पे आपको रफ वर्क के लिए देंगे जगह। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी स्टूडेंट्स को कि किस तरह हम मैथ वाला करेंगे। यू विल गेट रफ वर्क स्पेस, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये आपका पोर्शन हो गया। अब उसके बाद बेसिक अलजेब्रा भी होगा, बेसिक लेवल का है। जस्ट गिव इट अ ट्राई, जस्ट गिव इट सम प्रैक्टिस, यू कैन डू इट। नेक्स्ट आप देखें तो फिर यहाँ पे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके। जिस तरह 141 है आपका, A, P, R, X and Z are sitting in a row, S and Z are in the center, A and P are at the ends, R is sitting to the left of A, who is to the right of P। इसे आप ध्यान से करेंगे, इसका आपको प्रॉपर सीक्वेंस बनाना पड़ता है, सम टाइम आपको टेबल बनाना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए, तो वो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप देखें कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 142 से लेकर 145 तक, बेस्ड ऑन इट। देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्संस, P, Q, R, S, T and U. Their professions are engineer, doctor, टीचर, सेल्समैन, मैनेजर एंड लॉयर। नीचे कंडीशन दी गई है, इनको आपने रीड करना है और आपने फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं 142 से लेकर 145 तक, यहाँ तक। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन व्हिच यू गॉट अर्लियर। इसी तरह ये नेक्स्ट वाला है उसी पैटर्न पे, तो 10 नंबर के ये हैं। उसके बाद आपके पास सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 है जनरल नॉलेज का। अब जनरल नॉलेज में यू हैव 3 सब्जेक्ट्स, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर फॉर 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स के 3 है। पहले एवरीडे साइंस है, इसमें विटामिन्स वगैरह, बेसिक साइंसेस, जिसमें आपके पास बेसिक बायो है, थोड़ी सी बेसिक लेवल की केमिस्ट्री और फिर बेसिक लेवल की एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स वगैरह, ये आपसे पूछ सकता है। जिस तरह लाइट ईयर इज रिलेटेड टू एनर्जी, स्पीड, डिस्टेंस। उसके बाद फिर all of the following organs in human body are located both on the right and the left sides except कौन से organs इनमें से ऐसे हैं जो कि दोनों साइडों पे होते हैं इंसान के। ठीक है, लेफ्ट और राइट एंड आईज। ठीक है, तो आपने बेस्ट वाला चूज करना है, सही आंसर चूज करना है। Which of the following colors has the shortest wavelength? ऑप्शन दिए गए हैं, you have to choose it. The sun is a planet, a star, asteroid, none of these. You have to choose the correct option. इसी तरह फिर आपके पास करंट अफेयर्स में आ जाएंगे, ये यहाँ पे करंट अफेयर्स आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, which country's parliament has declared climate change emergency on 1st May 2019? ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखें अगर, तो ये आपके बनते हैं तकरीबन the headquarters of FATF is located in, कहाँ पे FATF का हेडक्वार्टर, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएसए में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, none of these, ये आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखें अगर, तो द फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग अन विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज हेल्ड इन सिंगापुर, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इनको रिवाइज कीजिएगा। फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया टू यूएस इज, नीचे ऑप्शन है, यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। तो ये करंट अफेयर्स के लिए करेंसीज आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल्स वगैरह के, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। और खास तौर पे ये डेज जो होते हैं
4th June is observed as which day? World Health Day, World Environment Day and World Happiness Day. वुमेन का डे होता है, चाइल्ड लेबर का डे होता है, उसके बाद दूसरे डे जितने भी हैं ये आप एक दफा याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये कोविड का मतलब है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन। किसने सबसे पहले जो है वो अप्रूव की थी, इसका इस्तेमाल किसने अप्रूव किया था? पाकिस्तान इज इन द डैश लिस्ट ऑफ FATF, ब्लैक, ग्रे, रेड, नन ऑफ दी। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। दयामी बादशाह डैम कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, फिर पाकिस्तान अफेयर्स के यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs आपके पास। प्री पार्टीशन भी होंगे कुछ, ठीक है, जैसा ये प्री पार्टीशन वाला है। फिर उसके बाद पोस्ट पार्टीशन भी होंगे, तो आपने दोनों को रिवाइज करना है, ठीक है, दोनों को ध्यान से आपने करना है। तो ये आपका टोटल बनता है 200 मार्क्स का। और यहाँ पे आप देखें उन्होंने बताया हुआ है कि स्पेस फॉर रफ वर्क, इसके आगे आपको स्पेस मिलेगी जहां पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल सिलेबस था। बाकी एकेडमी आपको तकरीबन मेरे ख्याल में इतने टेस्ट एकेडमी ले चुकी है, आपके मॉक टेस्ट मेरे ख्याल में कोई 3-4 हज़ार MCQs तो एकेडमी आपके तैयार करवा चुकी है। यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि टेस्ट भी लिए हैं और आपके साथ फिर आंसर कीज भी उन्होंने शेयर की हैं जो करेक्ट आंसर्स थे, तो आप उनको भी रिवाइज करें जो एकेडमी ने आपको करवाए हैं। और बाकी जो है वो आप मजीद भी करें, जितने आप मैक्सिमम कर सकते हैं वो आपको करने चाहिए, बिकॉज द मोर द बेटर। लेकिन पिछला भी रिवाइज करना है, सिर्फ आपने न्यू नहीं अभी करना, ज्यादा पिछला रिवाइज करना जो आपने पहले किया हुआ है, ठीक है, और बाकी आपने कुछ नहीं भी करना है। दिस इज हाउ यू डू इट, ओके। बाकी FPSC जो है वो आपके साथ आंसर की जो है वो इस तरह शेयर कर देगी, जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसी दिन शाम को, तो आप अपने आंसर आसानी से चेक कर सकते हैं। जो ब्लू शीट आपके पास होनी है, जो आपने लेके आनी है वहां से क्वेश्चन नंबर, उसके बाद फिर उनके आंसर्स आ गए यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस पेपर के या मॉडल पेपर के ये आंसर था। इसी तरह आपको जो आपका टेस्ट होगा उसके भी आंसर्स आपके साथ जो है वो शेयर होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी, कंफ्यूजन आपकी दूर हुई होंगी। प्लीज पैनिक मत करें, टेंशन कम लें और काम ज्यादा करें। हमारा जो कैंडिडेट है CSS का जो स्टूडेंट है वो टेंशन बहुत लेता है और काम कम करता है, इसी वजह से मसले होते हैं। जो टाइम आप टेंशन लेने पे स्पेंड करते हैं वही टाइम अपना अगर आप अपने काम पे स्पेंड करें तो आपका अच्छा भला काम हो जाए और आप पास भी कर दें एग्जाम को। बाकी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और बाकी अल्लाह कामयाबी देने वाला है। खुद मेहनत करके फिर अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह फिर कामयाबी देता है। और मेहनत जो है वो आपको पता है कभी रायगा नहीं जाती। और एकेडमी जो है वो आपको पता है कि टेस्ट ले चुकी है, काफी ज्यादा टेस्ट ले चुके हैं, मॉक टेस्ट भी हुए हैं, उनको रिवाइज करना मत भूलें आंसर कीज के साथ। फर्दर अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए MPT के लिए, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, या CSS के मेन रिटन एग्जाम के लिए, या PMS के लिए, या वन पेपर MCQs के किसी एग्जाम के लिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट एकेडमी और एकेडमी आपको सिलेक्टेड करेगी और हेल्प करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज।